हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टैरिसीस लूप और इसको हम एक सवाल से शुरू करेंगे कि अर्थ जो होती है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर देती है। मतलब कि अगर ये नॉर्थ हिस्सा है, ये साउथ है, तो कुछ नहीं बल्कि बहुत सालों बाद, बिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ऐसा होगा कि ये टिंग रिवर्स हो जाएगा। जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाएगा और जो नॉर्थ है वो साउथ हो जाएगा। ऐसा देखा गया है। अभी भी देखा होगा आपने कि हल्का सा जो नॉर्थ जो पोल है वो सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हो गया है। मतलब साउथ भी हुआ ही होगा, है ना। तो उसको न्यूज़ में देखना कि वो ऐसा हुआ है। तो ये हुआ है, चलो अच्छा है, लेकिन पता कैसे लगता है? तो ये इसका जवाब है हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, अब देखेंगे कि किस तरह से और परमानेंट मैग्नेट कैसे बनते हैं, ये भी हम आज देखेंगे। तो व्हाट इज हिस्टैरिसीस लूप? देखो, एक ग्राफ है बेसिकली ये H और I के बीच में। I है मैग्नेटाइजेशन और H तो आप जानते ही हो क्या है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ये रिवर्स में और ये इधर को रिवर्स में। ऐसा हमने पढ़ा है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, है ना भाई। जितना तुम ज़्यादा H दोगे, इनके करंट दोगे, सोलेनोइड की अगर बात कर लो, तो उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा। तो ये लगभग इस तरह का एक ग्राफ होता है। थोड़ा सा बाद में कम होने लगता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो हम बात कर चुके हैं ना कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा ही हाई कर दो तो फिर ये I की वैल्यू घटने लगती है। और एक पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, है ना। देखा था ना, मैं कल पढ़ा था कि अगर H की वैल्यू बहुत हाई कर दो तो फिर ये I घटने लगेगा, मैग्नेटाइजेशन घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि डोमेन है ना, H बढ़ाने से क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसके डोमेन है, सपोज करो आयरन है या स्टील है, इसके जो डोमेन है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। तो मान लो कि इसमें टोटल 100 डोमेन है और आप करंट बढ़ाते रहे और 100 के 100 डोमेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, 100 के 100। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया ए। ठीक, इसके बाद अगर करंट आप रिवर्स करोगे, यानी कि H की वैल्यू आप रिवर्स करोगे, माइनस में कम करते रहोगे, तो क्या होना चाहिए कि मैग्नेटाइजेशन भी घटना चाहिए, है ना। 100 डोमेन इधर होगे तो 90 इधर, 50 इधर, 60 इधर। घटते तो हैं लेकिन इस हिसाब से नहीं घटते। मतलब जब 0 था तो 0 डोमेन थे, 2 था तो 2 डोमेन इधर हो गए, 4 तो 4 डोमेन इधर हो गए, 10 था तो 10, 100 था तो 100 डोमेन इधर हो गए। ऐसा सोचो। लेकिन जब आपने 100 से वापस 90 किया तो वापस से 10 इधर नहीं घूमे, 5 ही घूमे। मोबिलिटी उनकी कम है, ज्यादा नहीं घूमे, वो कम घूमे। तो इस तरह से वापस तो आए। लेकिन जब आपने H यानी कि करंट की वैल्यू, अगर हम इसको देखें इससे रिलेट करके, 0 भी कर दी, तब भी थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन स्टोर रह गया। क्लियर है? और यही क्या कहलाती है बच्चों? रिटेंटिविटी। उसको मैं कुछ पॉइंट दे दूं, उसको B बोलते हैं, O मान लो। तो ये जो OB है ये कहलाती है रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, समझे ना कि भाई हमने करंट बढ़ाई तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट आया सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन जब हम करंट को घटा रहे हैं तब क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन उस हिसाब से नहीं घट रहा, उस रेशियो में नहीं घट रहा जिस रेशियो में बढ़ा था, थोड़ा कम घट रहा है। मतलब क्या हुआ, इसको समझो कि हमने 2 एम्पियर करंट दी, 2 डोमेन इधर, है ना। 4 एम्पियर करंट दी, 4 डोमेन इधर। 10 एम्पियर करंट दी, 10 डोमेन इधर। 100 दी, 100 डोमेन इधर। ठीक है, अब हमने 100 से वापस 90 की तो 90 होनी चाहिए था इधर, 10 वापस आ जानी चाहिए, लेकिन 10 नहीं आए, 5 ही वापस आए। ऐसे ही जब हमने 50 गए तो 50 वापस आ जाने चाहिए थे, लेकिन 50 वापस नहीं आए, सिर्फ 30 ही वापस आए। ठीक, ऐसे जब हमने करंट को 0 कर दिया यहाँ पर, तो सारे के सारे 100 के 100 वापस आ जाने चाहिए थे, लेकिन 100 के 100 वापस नहीं आए, 90 ही आए, 10 अभी भी उधर रह गए। यानी कि एक मैग्नेटाइजेशन इसमें स्टोर हो गया। और यही जो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी है स्टोर करने की, यही काम आती है बच्चों मैग्नेटिक टेप बनाने में, है ना। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो इसी तरह से मेमोरी स्टोर करती है। ठीक है जी। ऐसे ही अर्थ में किस तरह से रिवर्स हुआ है ये भी हम पता लगाते हैं इसी तरीके से। जो अर्थ के अंदर क्रस्ट में चट्टाने हैं, आयरन की या निकल की या कोबाल्ट की, उनमें मैग्नेटाइजेशन स्टोर होता रहता है। क्लियर है? तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि अर्थ ने अपनी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करी है या नहीं करी, या कितने साल पहले करी है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमें 0 बनाना है, इसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव में करंट को देना पड़ेगा ना, नेगेटिव वैल्यू में। तो ये घटते घटते ऐसे करके 0 हो जाएगा। अब ये हमें फालतू करंट देना पड़ा ना इसको 0 बनाने के लिए, फालतू एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी। तो ये जो हमें फालतू करंट देना पड़ा इसका नाम है कोएर्सिविटी।
कोएर्सिविटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओसी ये जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ करंट गिवन इन रिवर्स डायरेक्शन। ये करंट भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब भी हमने पता है क्या होता है ना। अच्छा, ऐसे आप रिवर्स डायरेक्शन में भी बना सकते हो, है ना, रिवर्स मैग्नेटाइजेशन रिवर्स में बना सकते हो ना। मतलब स्टील है इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो ऐसा भी तो कर सकते हो ना, इधर नॉर्थ इधर साउथ, उल्टी डायरेक्शन में करंट दो। तो इस तरह से अगर नेगेटिव डायरेक्शन में करंट देते हैं तो ये आ जाएगा इस तरह से ना, सेम टू सेम ग्राफ ऊपर जैसा, क्लियर है। नेगेटिव डायरेक्शन में करंट देने पर फिर सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा, फिर घटाओगे तो उस हिसाब से नहीं घटेगा, दूसरे हिसाब से घटेगा। हाई 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 ए से बनाओ, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। ऐसे ही आप ये पूरा इस तरह से कर सकते हो। ये जो कर्व कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है, या हिस्टैरिसीस लूप। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें कि भैया मैग्नेटाइजेशन स्टोर हो जाता है अगर आप करंट को जीरो भी कर दो तो, ठीक है। फिर आपको कोएर्सिविटी यानी कि इतनी बड़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, ये वैल्यू देनी पड़ती है इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसके अपने फायदे भी हैं, मेमोरी में काम आता है ना, मेमोरी स्टोर करने में, और नुकसान भी है, जहां हमें नहीं चाहिए मेमोरी स्टोर वहां ये एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो एरिया है इस पूरे लूप का, ये हमें बताता है एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बताता है, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम इन डीमैग्नेटाइजेशन। अगर किसी चीज को, जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं ना, पढ़ेंगे अभी आगे, तो ट्रांसफार्मर में इस तरह की आयरन की कोर लगी रहती हैं, तो उनमें भी थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है मैग्नेटाइजेशन की फॉर्म में, जबकि ट्रांसफार्मर में हमें मैग्नेटाइज थोड़ी ना करना था। ऐसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी पढ़ोगे, है ना, उसमें भी हम आयरन की कोर लगाते हैं, तो उसका रीजन भी यही था। इसलिए मैंने वो पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि इससे रिलेटेड था। तो बात समझ में आई। तो इसमें हमें एनर्जी अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो उसमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, तो वो वेस्ट ही हुई, क्योंकि हमें हर जगह तो मेमोरी स्टोर करनी नहीं है, हर जगह तो मैग्नेटाइजेशन चाहिए नहीं, ठीक है। तो जहां नहीं चाहिए और हो गया वो तो हो गई, तो वहां क्या हुई, एनर्जी लॉस्ट हो गई उसको डीमैग्नेटाइज करने में। तो ये कहलाता है बच्चों हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप, है ना। अब इसी के बेसिस पे देखो, मैं दो के बना देता हूं, आयरन का और स्टील का। इस आयरन का ऐसा देखा गया है, ये बहुत ही शार्प सा कर्व आता है, छोटू सा, इस तरह का कर्व आता है आयरन का, ठीक, ये आयरन की बात है, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन बल्कि। और अगर हम बात करें स्टील की, तो ये बड़ा सा कर्व आता है इस तरह का, ये स्टील का कर्व है इस तरह से, है ना। तो ये पूछा जाता है कि भैया कौन सा मेटल इनमें से आप चूज करोगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, और कौन सा मेटल यूज करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं बता दूं कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। परमानेंट मैग्नेट इसी का एग्जांपल है, ये जनरली स्टील और कोबाल्ट के अलॉय से बनती है ना। इसमें क्या होता है कि इसका हिस्टैरिसीस कर्व बहुत बड़ा होता है। तो हिस्टैरिसीस कर्व बड़ा होने से क्या हुआ कि रिटेंटिविटी भी इसमें हाई होती है, स्टील और एल्यूमिनियम के अलॉय में, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, कोबाल्ट के अलॉय में रिटेंटिविटी भी हाई होती है और कोरेसिटिविटी हाई होती है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ये दोनों वैल्यूज आपको हाई चाहिए, यानी कि वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज ना हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़े, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करे, बहुत ज़्यादा स्टोर करे। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी दोनों की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, जो स्टील और कोबाल्ट के अलॉय में होती है। स्टील में क्या दिक्कत है, स्टील में जो ये है रिटेंटिविटी है, ये इससे कम होती है ना। आयरन की रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, स्टील की कम होती है, ठीक है। हालांकि इसकी कोरेसिटिविटी ज़्यादा होती है, कोरेसिटिविटी स्टील की हाई होती है, यानी कि इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें स्टोर कम होता है। तो इसलिए हम प्योर स्टील यूज़ नहीं करते, प्योर स्टील और कोबाल्ट का अलॉय यूज़ करते हैं, टिंडा किन ऐसा कुछ नाम है उसका, सर्च करना है ना, ठीक है। सॉफ्ट आयरन में क्या है, इसकी रिटेंटिविटी तो हाई होती है लेकिन कोरेसिटिविटी बहुत कम होती है। मतलब अगर इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका एरिया भी देख सकते हो, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, वो कौन बताता है हमें, एरिया। तो देखो किसका एरिया बड़ा है, तो आंसर मिल गया ना, स्टील का एरिया बहुत बड़ा है। तो स्टील को डीमैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भैया स्टील और आयरन है तुम्हारे पास, तो कौन सा मटेरियल चूज करोगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो आंसर मिल गया, स्टील चूज करेंगे परमानेंट के लिए, क्योंकि इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी कि जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो होती है परमानेंट, जो एक बार हमने उसको हाई करंट दी और वो मैग्नेट बन गई, उसमें मैग्नेटिज्म स्टोर हो गया, करंट हमने हटा ली तब भी उसमें मैग्नेटिज्म स्टोर हो गया,
रिमेंटेनेंस हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है कि भैया जब इसको हमने करंट दिया, इस तरह से आयरन की रॉड होती है, उस पर ऐसे कॉपर का वायर लपेट दो और बैटरी से उसको कनेक्ट कर दो। जब हमने इसको करंट दिया तब तो ये मैग्नेट बन गई, जब हमने इसमें से करंट हटा लिया तो मैग्नेट खत्म, मैग्नेट का काम खत्म। तो ये सॉफ्ट आयरन में आप देख सकते हो ना, इसकी रिटेंटिविटी तो हाई है लेकिन कोरोसिटिविटी क्या है, बहुत कम, यानी कि इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए रिवर्स में बहुत ही कम करंट देना पड़ेगा। क्लियर है? तो सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कहाँ काम आती है? क्रेन में, है ना। क्रेन में कुछ उठाना है तो परमानेंट मैग्नेट थोड़ी चाहिए, जब उठाना है करंट पास कराओ, बन गई मैग्नेट। उठाओ चीजें फिर हटा दो, मैग्नेट खत्म, ठीक है ना। क्योंकि हमने बहुत ही कम करंट वेस्ट करना है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। स्टील करेंगे तो पता लगा क्या, वो परमानेंट मैग्नेट ही बना रह गया, है ना। फिर उसको डीमैग्नेटाइज करने में और एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन। और परमानेंट मैग्नेट के लिए हम स्टील और कोबाल्ट का अलॉय यूज करते हैं। कारण पता लग गया ना, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरोसिटिविटी होती है क्योंकि। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल का होता है, किसी को गोली वोली लग गई तो उसका मेडिकल सर्जरी जो है, गोली निकालने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे लगाते हैं, गोली को खींच लेती है, ठीक है। और ट्रेन में ना, मेट्रो वगैरह में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में क्या होता है, उसको रोकने के लिए काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में EMI में, उसको अच्छे से समझेंगे। ओके। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत से यूज हैं, मतलब जहां आपको मैग्नेट तुरंत चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर नहीं चाहिए हटा दो करंट। लेकिन जहां परमानेंटली मैग्नेट लगानी है, जैसे मोटर में, है ना, मोटर में तुम्हें परमानेंटली मैग्नेट चाहिए तो कौन सा लगाओगे भैया? फिर तो स्टील और कोबाल्ट का अलॉय यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात है? छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये भी था, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, कैसे बनता है, हिस्टैरिसीस कर्व किसका ज़्यादा होता है, ये छोटी छोटी बातें पूछ जाती हैं। इसको और अच्छे से किताब से पढ़ लेना, है ना। और थोड़ा सा छोटी मोटी जानकारी जो रह गई होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब इसका एक फाइनल टॉपिक बचा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसको भी हम कवर। देखो दोस्तों, ये एक सोलेनॉइड है, इधर इसका नॉर्थ है, इधर इसका साउथ सिरा है ना। और ये हमारे पास एक की है जो स्टील की बनी हुई है ना। अब इस की को हम मैग्नेटाइज करेंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे और देखेंगे कि हिस्टैरिसीस लूप किस तरह से काम करता है। तो अभी अगर आप इनिशियली देखो तो ना तो इसका कोई नॉर्थ सिरा है ना इसका कोई साउथ सिरा है, मतलब ये न्यूट्रल है, ये डीमैग्नेटाइज्ड है। क्लियर है? अब इसमें देख सकते हैं आप कि कुछ भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है। ध्यान से देखो, कोई भी जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास की वो डिफ्लेक्टेड नहीं हो रही है। क्लियर है ना? तो ये भी डीमैग्नेटाइज्ड है। अब इस की को हम, ये सोलेनॉइड जो है जिसमें करंट है और मैग्नेटाइजेशन भी है करंट की वजह से, इसके अंदर हम डालते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि जैसे हमने देखा कि हम H की वैल्यू बढ़ाएंगे, H माने करंट, है ना। तो करंट की वैल्यू अगर सोलेनॉइड में बढ़ाओगे तो वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी, जिससे कि I यानी कि मैग्नेटाइजेशन इन द की ये भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और इसके इंक्रीज़ होने से क्या होगा, आप साफ साफ देखोगे कि जब इसको की को निकाल लेंगे सोलेनॉइड के अंदर से तो इसमें फिर भी मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, है ना, रिमेंटेनेंस। थोड़ा सा अब देखो, इसको वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि H की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं ना। H बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम H की वैल्यू को जितना हो सके उतना इंक्रीज़ कर देते हैं। तो देखो, हम H की वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट तक इंक्रीज़ कर देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट तक। क्लियर है? तो ये हमने इंक्रीज़ कर दी H की मैक्सिमम वैल्यू। ओके। अब हम क्या करेंगे, इस की को इसमें से निकालेंगे, पहले करंट ऑफ कर देंगे। और करंट ऑफ कर दोगे तो देखो धड़ाम से की नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, है ना, सोलेनॉइड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो उसको रोक रखा था। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दिया। अब हम इस की को एक मैग्नेटिक कंपास जो हमारे पास है उसके पास लेकर आएंगे और हम देखेंगे कि अब उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये वाला सिरा जो है ये साउथ की तरफ रखा था, तो ये साउथ पोल इसमें बन जाना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये साउथ की तरफ ये अट्रैक्ट हो गया है, तो ये वाला सिरा क्या बन गया है, साउथ पोल बन गया है। ऐसे अगर आप दूसरा वाला सिरा देखोगे तो वो नॉर्थ पोल बन चुका है, सेकेंड जो उसका हिस्सा था। क्लियर है?